नमस्कार दोस्तों, घटना चक्र पूर्वालोकन की इस सीरीज में मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। इस सीरीज के तहत हम डिस्कस कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री से पिछले वर्षों में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को। इस सीरीज का ये मेरा छठा लेक्चर है। इस सीरीज के 5 लेक्चर ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोड किए जा चुके हैं, जिन्हें अभी तक अगर आपने ना देखा हो तो आप इस चैनल पे चले जाइए। वहां पर आपको मॉडर्न हिस्ट्री PYQ इस नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में इस सीरीज के सभी लेक्चर्स आपको एक क्रम से देखने को मिल जाएंगे, तो वहां जाकर के आप उन्हें देख सकते हैं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 1857 के पूर्व या 1857 के पश्चात हुए भारत में प्रमुख विद्रोहों से पिछले वर्षों में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को। तो हम जैसा कि जानते हैं कि ब्रिटिश भारत में खूब सारे विद्रोह हुए समय समय पर, और परीक्षाओं में भी इन विद्रोहों से खूब सारे प्रश्न पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। इसलिए ठीक प्रकार से एक एक प्रश्न को डिस्कस करते हुए, उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों को समझते हुए, पढ़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी इस लेक्चर को ध्यानपूर्वक देखेंगे और समझेंगे। तो चलिए अब देर ना करते हुए सीधे प्रारंभ करते हैं। अब आपके स्क्रीन पे प्रश्न आ गया है, एक के बाद एक इसी प्रकार से प्रश्न आपके स्क्रीन पे आते जाएंगे। मेरे साथ इन प्रश्नों को पढ़ते हुए, इन्हें सॉल्व करते हुए और कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर लिखते हुए आप सभी आगे बढ़ेंगे, ऐसी आप सबसे उम्मीद करता हूं। चलिए पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव हुआ? तो सन्यासी विद्रोह हुआ, संथाल विद्रोह हुआ, नील उपद्रव हुआ और पाबना उपद्रव हुआ। यह IS प्री 1994 का प्रश्न है। तो 1857 की क्रांति के बाद 1859 में प्रारंभ हुआ नील आंदोलन। नील आंदोलन एक सफल आंदोलन रहा और बहुत ही संघर्षशील आंदोलन के रूप में हम इसको देखते हैं। जो बंगाल था वहां पर जो यूरोपीय नीलहे थे, यानी जो यूरोपीय बागान मालिक थे, वो वहां के स्थानीय किसानों को मजबूर करते थे कि वो चावल की अपनी परंपरागत खेती को छोड़ करके उनके लिए नील का उत्पादन करें। नील का वर्क था, कपड़ों की रंगाई के लिए नील का प्रयोग होता था। अब जो ये यूरोपीय नीलहे यहाँ के स्थानीय किसानों से नील की खेती करवाते थे, वो अलाभकारी खेती थी, क्योंकि वो मनमाने मूल्य को तय करके उनसे जबरदस्ती खेती करवाते थे और उनका शोषण करते थे। अब ये प्रक्रिया लंबे समय से चल रही थी, लेकिन 1859 में दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, जो कि स्वयं नील उत्पादन से जुड़े हुए थे, उन्होंने इसके विरुद्ध विद्रोह किया और ये बड़ा सशक्त विद्रोह रहा। दीनबंधु मित्र ने अपनी पुस्तक नील दर्पण में इस पूरे नील विद्रोह और किसानों की दुर्दशा का बड़ा सुंदर चित्रण उसमें करके उन्होंने बताया है। तो हम क्या कहेंगे? नील उपद्रव 1859-60। अगला, नील विद्रोह किसके बारे में था? रैयत नील की खेती, रैयत यानी किसान की बात हो रही है। रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी, तो ये तो होगा। रैयत नील की खेती करना चाह रहे थे पर उन्हें जबरदस्ती रोका जा रहा था, नहीं वो नहीं करना चाह रहे थे। रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी, तो यही सही होगा। एक अमान्य मूल्य पर है, यह नहीं था कि जबरदस्ती करवाई जा रही है और किसानों को लाभ हो रहा हो, नहीं, ऐसे मूल्य पर यह खेती करवाई जा रही थी किसानों से जो उन्हें अमान्य था, किसानों को मान्य नहीं था। और किसान इसीलिए तो इसके विरुद्ध में थे कि भाई उनको लाभ ही नहीं हो रहा था, ये अलाभकारी खेती उनके लिए थी। तो सी हमारा उत्तर है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण पुस्तक लिखी और इसमें उन्होंने यूरोपीय नीलहे जो अत्याचार करते थे किसानों के साथ, उसका खुला चित्रण इन्होंने अपने इस उपन्यास में किया। निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ? नील के उत्पादकों के अत्याचारी आचरण के प्रति काश्तकारों का विरोध, नई खोजों के कारण विश्व बाजार में अलाभकर होना,
आईएस प्री 2020 का प्रश्न है, देखिए बी उत्तर है, नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकारी हो जाना। तो कपड़ों की रंगाई के लिए प्रयुक्त होती थी नील। भारत से काफी बड़े मात्रा में नील का निर्यात किया जाता था, जो कि ब्रिटेन सहित कई यूरोपीय देशों में उसका प्रयोग किया जाता था। लेकिन धीरे धीरे कृत्रिम रंगों का प्रयोग बढ़ने लगा और जर्मनी में डाई का आविष्कार हो गया और उसने पूरी तरह से जो नील की खेती भारत में थी उसको समाप्त करने का काम कर दिया। तो कृत्रिम रंगों क्या ने, तो नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकर होना हो गया। यही भी हमारा उत्तर। अब आइए नील विद्रोह को थोड़ा सा विस्तार में हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये कहां हुआ, तो ये बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से प्रारंभ हुआ, ठीक है। क्या कारण था, तो कारण यही था कि जबरदस्ती नील की खेती किसानों से कराई जा रही थी, ठीक है। तो सितंबर 1859 में दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में ये आंदोलन प्रारंभ हुआ और 1860 ईस्वी के प्रारंभ तक यह आंदोलन बंगाल के सभी नील उत्पादक जिलों में फैल गया। अब इस आंदोलन के बारे में, इस विद्रोह के बारे में मुख्य चीज ये थी कि बुद्धिजीवी वर्ग ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और हिंदू पेट्रियट के हरिश्चंद्र मुखर्जी का नाम इसमें सबसे प्रमुख है। समाचार पत्रों में इन्होंने स्थान देने का काम किया। दीन बंधु मित्र के नाटक नील दर्पण में नील बागान मालिकों के अत्याचारों का खुला चित्रण किया गया, जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है। तो इन दोनों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, इसका भी ले लीजिए और इसका भी ले लीजिए। अब आइए अगले प्रश्न पे। वंदे मातरम गीत किसने लिखा, तो रविन्द्रनाथ टैगोर, रामधारी सिंह दिनकर, सरोजनी नायडू, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। इनका एक उपन्यास है आनंद मठ के नाम से। आनंद मठ उपन्यास का जो कथानक है, जो उसकी विषय वस्तु है, वो सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। तो उसी आनंद मठ में ये जो है वंदे मातरम गीत लिखा हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न उसी से रिलेटेड है और देखिए ये बिल्कुल लेटेस्ट है, 2021 का प्रश्न है। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है, तो निश्चित रूप से सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है इसमें। आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है, तो निश्चित रूप से सन्यासी विद्रोह पर आनंद मठ की कथानक आधारित है। तो आइए अब सन्यासी विद्रोह के बारे में बात कर लें। तो बहुत बड़ा टाइमलाइन है, 1763 से लेकर के 1800 के बीच। यह सबसे प्रारंभिक विद्रोह था ब्रिटिश राज के विरुद्ध भारत में, ठीक है। कारण क्या था, तो कारण बहुत सारे बताए जाते हैं, लेकिन एक मान्य कारण कि तीर्थ यात्रा पर लगाया गया कर इसका कारण था। कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ, तो बंगाल प्रभावित हुआ, ठीक है। 1757 से ही ब्रिटिश राज बंगाल में आ चुका था, कंपनी का शासन प्रारंभ हो गया था। कौन ये थे सन्यासी, तो शंकराचार्य के अनुयायी थे तथा गिरी संप्रदाय से ये संबंधित थे। ये भी पूछा जाता है किस संप्रदाय से संबंधित, तो गिरी संप्रदाय से ये संबंधित थे। और बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित पुस्तक आनंद मठ की विषय वस्तु इसी सन्यासी विद्रोह पर आधारित है, ठीक है। चलिए अब अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया। अब देखिए इससे जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्न पिछले वर्षों में पूछे गए, हमने ढेर सारे प्रश्नों को तो हटा दिया, लेकिन उसके बाद भी इस तरह है, ठीक है। सन्यासी विद्रोह हमारा उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए फिर से। बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक आधारित है, तो निश्चित रूप से सन्यासी विद्रोह पर आधारित है, डी हमारा उत्तर होगा। अब देखिए ये एक स्थानीय प्रश्न है, ठीक है। क्या पूछा जा रहा है, मुंगेर के बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था। बाकस्त भूमि की वापसी की मांग, मुस्लिम किसानों का शोषण बंद हो, जमींदारी प्रथा की समाप्ति, वर्ग युद्ध की शुरुआत। तो मुंगेर के बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य था बाकस्त भूमि की वापसी की मांग, ठीक है। चलिए 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था लाहौर, पटना, अमृतसर,
पुणे, तो पटना वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। ये बहुत सशक्त जो है विद्रोह था। आइए इसे समझ लें। तो सबसे पहले तो ये एक सांप्रदायिक विद्रोह हुआ था, ठीक है। जैसा कि यहां लिखा है, क्या है इसका, जो मुसलमानों के लिए मुसलमानों के द्वारा चलाया गया, इसे वली उल्लाह आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। तो इसका एक नाम और क्या है, वली उल्लाह आंदोलन, ठीक है। यह सांप्रदायिक आंदोलन था। कौन प्रवर्तक था, तो सैयद अहमद ये इसके प्रवर्तक थे। और वो क्या चाहते थे, तो वो ये चाहते थे कि इस्लाम में जितने भी परिवर्तन और सुधार हुए हैं उसका वो विरोध कर रहे थे। और वो क्या चाहते थे, तो वो चाहते थे कि मोहम्मद साहब के समय जो इस्लाम था वही इस्लाम को वो फिर से पुनर्जीवित करना चाहते थे। उसमें जो सुधार बदला हुआ उसको वो मिटा देना चाहते थे। इसके अलावा इनका क्या उद्देश्य था, तो दार उल हर्ब, ठीक है। दार उल हर्ब का मतलब काफिरों का देश, ठीक है। मुसलमानों को छोड़ के सब काफिर हैं, इसका मतलब ये है। तो काफिरों का देश जो है उसको दार उल इस्लाम यानी मुसलमानों का देश में बदलना है। जो लोग भटक गए हैं, जो हजरत मोहम्मद साहब को नहीं समझ पा रहे हैं कि नहीं, हजरत मोहम्मद साहब ने ही सबसे अच्छी सीख दी है, उससे पहले का जो ज्ञान है वो क्या है, वो कूड़ा कचरा है। तो ऐसे में उनको हमारा दायित्व तो बनता है कि दीन की दावत दें और ना दारुल हर्ब है जो देश, उसको हम दारुल इस्लाम में कन्वर्ट कर दें, ठीक है। इसी तरह का ये आंदोलन था, इसका लक्ष्य था। तो पहले तो पंजाब के सिखों के विरुद्ध इन्होंने जिहाद किया। महाराजा रणजीत सिंह के समय, अभी तक ब्रिटिश राज वहां नहीं प्रारंभ हुआ था, तो कुछ समय तक पेशावर पर इन लोगों का कब्जा हो गया 1831 में, लेकिन सैयद अहमद मारे गए। उसके बाद 1857 की क्रांति में वहाबियों ने भाग लिया, ठीक है। और इनायत अली एक प्रमुख नेता थे और पटना इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र था। अगला, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया, गुरु रामदास, गुरु नानक, गुरु राम सिंह और गुरु गोविंद सिंह। तो कूका आंदोलन को संगठित करने का कार्य किया भगत जवाहर मल, जिन्हें सियान साहब के नाम से भी जाना जाता है। और उनके शिष्य बालक दास ने इसको जो है संगठित करने का काम किया। बाद में इसकी कमान किसके पास आई, तो गुरु राम सिंह के पास आई। तो न तो भगत जवाहर मल और न ही बालक सिंह का इसमें नाम है, तो गुरु राम सिंह हम उत्तर अपना बताएंगे। अब आइए कूका आंदोलन को समझ लें। तो कूका आंदोलन क्या था, तो ये कूका आंदोलन एक धार्मिक आंदोलन था, ठीक है। क्या उद्देश्य था कूका आंदोलन का, तो कूका आंदोलन का उद्देश्य था सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों, अंधविश्वासों को दूर करना। लेकिन जब ब्रिटिश राज ने, डलहौजी ने विलय कर लिया पंजाब का, तो उसके बाद ये एक राजनीतिक आंदोलन में इसका परिवर्तन हो गया, ठीक है, जिसका उद्देश्य पंजाब पर पुनः सिख प्रभुसत्ता स्थापित करना था। तो पहले उद्देश्य अलग था, क्योंकि ये 1840 से प्रारंभ हुआ, उसके बाद पंजाब का विलय हो गया, तो उद्देश्य इनका जो है बदल गया, ठीक है। पश्चिमी पंजाब में इस आंदोलन का प्रारंभ भगत जवाहर मल यानी सियान साहिब और उनके शिष्य बालक सिंह के नेतृत्व में हुआ। 1863 ईस्वी में बालक सिंह की मृत्यु के बाद उनके शिष्य राम सिंह के नेतृत्व में कूका विद्रोह प्रबल हुआ। राम सिंह के नेतृत्व में कुकाओं का पहला विद्रोह 1869 ईस्वी में फिरोजपुर में हुआ। 1872 में राम सिंह को पकड़ लिया गया, उन्हें रंगून निर्वासित कर दिया गया। 1885 में इनकी मृत्यु हो गई। एक महत्वपूर्ण तथ्य और है, ये जो नामधारी आंदोलन हम जानते हैं वो राम सिंह कूका ने ही प्रारंभ किया, जिसमें मद्यपान निषेध, गोमांस निषेध, वृक्ष पूजा और महिलाओं की समानता पर बल दिया गया था, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न पर बढ़ते हैं, उससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कूका आंदोलन की नींव पड़ी, तो कहां पड़ी, बंगाल में पड़ी, बिहार में पड़ी, पंजाब में पड़ी। तो कूका आंदोलन की नींव पंजाब में पड़ी, सी हमारा उत्तर है। ये आरओ 2017 का प्रश्न है। अगला, पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था भीलों का, गारों का, गोंडों का, कोलियों का। तो पागलपंथी विद्रोह गारों का एक विद्रोह था, ठीक है। तो 14 का जो हमारा उत्तर है वो है बी। तो पागलपंथी विद्रोह को करम शाह लीड कर रहे थे उत्तरी बंगाल में, ठीक है, गारों का।
ये हमारा उत्तर है। आइए पागलपंथी विद्रोह को देख ले। तो प्रभाव क्षेत्र क्या था? तो बंगाल था। ठीक है, ये अर्ध धार्मिक संप्रदाय था। कौन? पागलपंथी, जिसके प्रवर्तक उत्तरी बंगाल के करम शाह थे। करम शाह का पुत्र था टीटू मीर या टीपू मीर, ठीक है, ने किसानों के हित में जमींदारों के विरुद्ध 1813 ईस्वी में विद्रोह कर दिया। और टीपू मीर ने केवल विद्रोह ही नहीं किया, इसने सरकार भी स्थापित करने का काम किया। तो इसने 1825 ईस्वी में शेरपुर पर अधिकार कर लिया और वहां पूरा एडमिनिस्ट्रेशन इसने खड़ा कर दिया। ठीक है, और वहां का राजा बन के बैठ गया। 1831 ईस्वी में इस विद्रोह को दबा दिया गया। अगला, पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? बुल्ले शाह, करम शाह, यदुवेंद्र सिंह, स्वामी सहजानंद। तो पागल पंथ की स्थापना करम शाह ने की थी। बी हमारा उत्तर है। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन फराजी विद्रोह का नेता था? आगा मोहम्मद रजा, दादू मियां, शमशेर गाजी, वजीर अली। तो फराजी विद्रोह का नेता था दादू मियां यानी दादू मीर। ठीक है, तो आइए फराजी विद्रोह से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों को हम देखें। तो सबसे पहले तो ये कि फराजी विद्रोह हुआ कहां? तो ये हुआ बंगाल में। ठीक है, दूसरा ये कि फराजी या फरैजी ये कौन थे? तो हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायियों को फराजी या फरेजी कहा गया। ठीक है, इस विद्रोह का नेता कौन था? तो शरीयतुल्लाह का पुत्र मोहम्मद मोहसिन, जिसे दादू मीर भी कहा जाता था, वो था। क्या लक्ष्य था? तो जमींदारों के शोषण का विरोध करना और बंगाल से ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंक कर बंगाल में मुस्लिम सत्ता की स्थापना करना। यह विद्रोह 1857 तक चलता रहा। अंत में इस संप्रदाय के अनुयायी वहाबी आंदोलन में सम्मिलित हो गए। ठीक है, अगला, फराजी कौन थे? तो फराजी हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे, इन्हें फराजी कहा गया। तो आप देख रहे हैं कि जितने भी महत्वपूर्ण आंदोलन विद्रोह हुए उन सबसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों को पीपीटी के माध्यम से हर प्रश्न के बाद मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिए, इनसे जुड़े हुए प्रश्न सीधे परीक्षा में आते हैं। अगला, वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था केरल में, महाराष्ट्र में, मैसूर में, तेलंगाना में। ठीक है, तो केरल में एक राजसी रियासत थी, प्रिंसली स्टेट थी, जिसका नाम था त्रावणकोर। तो त्रावणकोर के साथ वेलेजली के समय में 1805 में सहायक संधि व्यवस्था त्रावणकोर पर थोपी गई, जिससे कि त्रावणकोर के जो शासक थे वो प्रसन्न नहीं थे संधि की कई शर्तों से। तो ये विवाद चलता ही रहा। अंततः त्रावणकोर के राजा के दीवान ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध 1809 में विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। ठीक है, तो यही हमारा उत्तर है, केरल। अगला, निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुने। ये छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2021 का प्रश्न है और ये स्थानीय नेचर का प्रश्न है। ठीक है, गंजाम विद्रोह 1800 से 1805 ईस्वी के बीच हुआ, तो ये सही है। ठीक है, गंजाम विद्रोह का नेतृत्व धनंजय ने किया, तो सही है। गुमसूर का विद्रोह का नेतृत्व श्रीकर भाजा ने किया, तो यह भी सही है। धनंजय श्रीकर भाजा के पिता थे, तो यह गलत है। धनंजय श्रीकर भाजा के पिता नहीं बल्कि पुत्र थे। तो ऐसे में 1, 2 और 3 सही है, तो ए हमारा उत्तर है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया? न्यायमूर्ति रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, वासुदेव बलवंत फड़के। तो महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था स्थापित किया वासुदेव बलवंत फड़के ने। तो वासुदेव बलवंत फड़के ने रामोसी जनजाति के लोगों को संगठित किया, इन्हें प्रशिक्षित किया और इन्हें एक लड़ाकू दस्ते में परिवर्तित करने का उन्होंने कार्य किया। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें काला पानी की सजा सुनाई। काला पानी की सजा का मतलब अंडमान निकोबार द्वीप पर जो है भेज दिया जाता था ऐसे कैदियों को जिनको काला पानी की सजा होती थी। भारतीय बड़े भयभीत होते थे काला पानी की सजा जिसको होती थी। ठीक है, तो वही काला पानी की सजा के दौरान ही 1883 में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, अगला, रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ? पश्चिमी घाट, पश्चिमी भारत, पूर्वी घाट, पूर्वी भारत और पश्चिमी घाट। तो रामोसी विद्रोह पश्चिमी घाट महाराष्ट्र में हुआ।
आइए रामोसी विद्रोह से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों को हम देख लें। ठीक है, तो पहला परिचय ये कि रामोसी कौन, तो ये पश्चिमी घाट महाराष्ट्र में रहने वाली एक जनजाति थी। क्यों नाराज थे, तो शोषणकारी जो ब्रिटिश राज की नीतियां थी उससे रामोसी नाराज थे। तो 1822 में चित्तर सिंह के नेतृत्व में रामोसियों ने विद्रोह किया और सतारा के आसपास का क्षेत्र लूट लिया। यह पहला विद्रोह हुआ। 1825-26 में उमा जी के नेतृत्व में रामोसियों ने पुनः विद्रोह किया। उसके बाद यहां शांति हो गई। फिर सितंबर 1839 में जो सतारा के राजा थे, बाद में तो सतारा स्टेट को डलहौजी के समय मिला लिया गया ब्रिटिश राज में, तो जो सतारा स्टेट था जो 1818 में पेशवा को निर्वासित करने के बाद बनाया गया था, वहां के राजा प्रताप सिंह को गद्दी से हटा के उनके ही परिवार के दूसरे व्यक्ति को गद्दी पर बिठाया गया। तो इसके विरोध में राजा प्रताप सिंह उनका नाम था, तो विद्रोह हुआ। ठीक है, इसके अलावा नरसिंह दत्तात्रेय पेतकर के बहुत से सैनिकों को एकत्र करके बादामी के दुर्ग पर इन्होंने अधिकार कर लिया। ठीक है, तो ये रामोसी विद्रोह है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था? बिहार शरीफ, कोल्हापुर, सूरत, सिलहट। तो ये जो गडकरी थे ये मराठों के किलों में काम करने वाले वंशानुगत सैनिक थे। कोल्हापुर में इन्होंने विरोध करने का काम किया। बी हमारा उत्तर है। अगला, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम? कुकी, खोंद, उराव, नाइकदा। तो खोंद या खोंड, इस जनजाति में मानव बलि प्रथा का प्रचलन था, जिसे मरिहा या मोरिया के नाम से पुकारा जाता था। ठीक है, आइए अब बात करें खोंड और सवार विद्रोह का। ठीक है, तो कौन है खोंड? तो उड़ीसा के खौड़ माल क्षेत्र के आदिवासियों को खोंड और परलिया खेमदी के आदिवासियों को सवार कहा जाता था। ठीक है, तो कई कारण थे, जैसे ब्रिटिश सरकार द्वारा नए कर लगाए जाना, वह जमीन जब्त किया जाना, इसके अलावा समाज में डिक्कुओं का प्रवेश। डिक्कू मतलब कोई भी बाहरी व्यक्ति जो गैर जनजाति व्यक्ति है उसका प्रवेश, चाहे वो अंग्रेज हो, चाहे ईसाई मिशनरियां हो, चाहे जमींदार हो, महाजन हो। ठीक है, वो, और सबसे मुख्य नर बलि प्रथा, यहां पे लिखा है ना, नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध के कारण यह विद्रोह हुआ था। ठीक है, खोंड और सवार विद्रोह। अगला, कोल विद्रोह 1831-32 का नेतृत्व किसने किया था? बुद्धू भगत, सुरगा, सिगराय, जतरा भगत। तो कोल विद्रोह का नेतृत्व बुद्धू भगत ने प्रारंभ में किया। इसके बाद इस विद्रोह का नेतृत्व गंगा नारायण के नाम आ गया। तो कोल विद्रोह कब हुआ? 1831-32 में हुआ। कौन प्रमुख नेता थे? तो दो नेता हुए, एक तो बुद्धो भगत, और बुद्धो भगत के बाद इसके नेता हुए गंगा नारायण। किस क्षेत्र में यह विद्रोह हुआ? तो छोटा नागपुर पठार। ठीक है, झारखंड में यह विद्रोह हुआ। तो 1831 में कोलों ने भीषण विद्रोह किया, जिसमें कि हजारों कोल मारे गए, बुद्धू भगत नेता भी मारे गए। 1832 ईस्वी में इस विद्रोह का नेतृत्व गंगा नारायण ने किया और कोल विद्रोह रुक रुक कर 1848 तक चलता रहा, लेकिन मुख्य जो इसका पीरियड रहा वो 1 साल का रहा। अगला, बघेरा विद्रोह कहां हुआ? सूरत, पूना, कालीकट, बड़ौदा। तो बघेरा विद्रोह बड़ौदा में हुआ, बड़ौदा के गायकवाड़ों के विरुद्ध। तो अधिक टैक्स लेने का मामला था, इसी नाम पर यह विद्रोह जो है उठ खड़ा हुआ। तो ये हुआ बड़ौदा में, जहां पर कि गायकवाड़ शासन करते थे, प्रिंसली स्टेट था उनका। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध 1857 से पूर्व में भारत के विभिन्न भागों में हुए निम्न विद्रोहों को सही घटनाक्रम के अनुसार रखें। तो अब ये RSRTS का प्रश्न है। तो बंगाल का सिपाही विद्रोह, कच्छ का विद्रोह, बेल्लोर का सिपाही विद्रोह, संथाल विद्रोह और कोल विद्रोह। तो देखिए, बंगाल का सिपाही विद्रोह हुआ 1764 में। तो 1764 में बक्सर के मैदान में जब मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय और अवध का नवाब लड़ने के लिए आए अंग्रेजों के विरुद्ध, तो हेक्टर मुनरो की एक टुकड़ी उनसे टूट करके इस मीर कासिम की टुकड़ी में आकर के मिल गई। तो ये पहला जो है हम विद्रोह मानते हैं, ये 1764 में हुआ, जब हेक्टर मुनरो जो अंग्रेजी सेना थी उसके एक बटालियन ने विद्रोह करके मीर कासिम के साथ वो आ गए। ठीक है,
कच्छ विद्रोह 1819 से लेके 1831 तक चलता रहा। बेल्लोर का सिपाही विद्रोह 1806 में हुआ। सिपाहियों को जब ये कहा गया कि वो पगड़ी नहीं पहन सकते, वो तिलक नहीं लगा सकते, इन बातों को लेकर के सिपाही नाराज हो गए और उन्होंने विद्रोह कर दिया। संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ और कोल विद्रोह 1831-32 में हुआ। ठीक है, तो ऐसे में हम देखें तो सबसे पहले बंगाल का सिपाही विद्रोह, तो एक हमको कहां दिख रहा है, देखिए, मतलब केवल बंगाल का सिपाही विद्रोह इन सब में पहले है, इतना भी आप दिमाग लगा लेंगे तो ये प्रश्न का उत्तर मिल गया। तीसरे पर कौन होगा, तो बेल्लौर का सिपाही विद्रोह। चौथे पर कौन होगा, तो कच्छ का विद्रोह। और पांचवें स्थान पर कोल विद्रोह और संथाल विद्रोह। ठीक है, यही होगा। तो 26 का जो हमारा उत्तर होगा वो होगा ए। अगला, बेल्लोर का सिपाही विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय हुआ, वेलेजली, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कार्नवालिस। तो बेल्लोर का सिपाही विद्रोह सर जॉर्ज बार्लो के समय में हुआ। अगला, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, सिद्धू कान्हू, भैरव चांद, ए और बी दोनों। तो सिद्धू कान्हू ये नाम तो बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है, लेकिन सिद्धू कान्हू, भैरव चांद ये चार भाई थे। इन चारों को हम कहते हैं कि इन्होंने संथाल विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। ठीक है, अब आइए संथाल विद्रोह की बात करें तो ये एक सशक्त विद्रोह था, संथाल विद्रोह। ठीक है, ये कब हुआ, 1855 से 1856 के बीच। नेतृत्व सिद्धू और कान्हू ने किया और जनजातीय विद्रोहों में ये सबसे प्रभावशाली विद्रोह था। ठीक है, प्रमुख क्षेत्र कौन था जहां विद्रोह हुआ, तो दामन एक को यानी संथाल परगना, भागलपुर से राजमहल पहाड़ियों के बीच का भूभाग को हम कहते हैं संथाल परगना। ठीक है, क्या कारण था विद्रोह का, तो अंग्रेजी राज की शोषणकारी नीतियां, भूमि कर अधिकारियों का दुर्व्यवहार, पुलिस का दमन, महाजनों का उत्पीड़न, ये सब मामला था। और इन सब मामले को लेकर के जून 1855 ईस्वी को 400 वनवासी गांवों के 400 गांवों के 6000 लोगों ने भगनी डीह में सभा किया, जिसमें सिद्धू व कान्हू के नेतृत्व में दिक्कुओं को, दिक्कू जनजातीय समाज के लोग उनको कहते थे जो बाहरी तत्व उनके समाज में आ रहे हैं। ठीक है, तो दिक्कुओं को भगाने और विदेशी राज को समाप्त करने का इन्होंने निर्णय लिया भगनी डीह में। ठीक है, संथालों ने महाजनों और जमींदारों के विरुद्ध हमला बोला और उनका घर जला डाला, साथ ही डाकघर, रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन पर धावा बोल दिया। ये बड़ा विद्रोह था। ठीक है, 1855 ईस्वी में सिद्धू तथा 1856 में कान्हू को पकड़ा गया और मार दिया गया ब्रिटिश सरकार द्वारा। और 1856 ईस्वी में, लेकिन ये एक सफल विद्रोह साबित हुआ क्योंकि 1856 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार द्वारा पृथक संथाल परगना ये जिला बनाया गया। ठीक है, एक पृथक संथाल परगना जिला बनाया गया। इसके साथ ही संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम का निर्माण किया गया और इस संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के माध्यम से संथालों की भूमि किसी गैर संथाली को आवंटित नहीं की जा सकती है, ऐसा कानून बना दिया गया कि मतलब जितना लैंड संथालों के पास है वो किसी भी तरीके से गैर संथाल को स्थानांतरित नहीं की जा सकती, ये प्रावधान कर दिया गया। ठीक है, अगला, 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। अब ये लेटेस्ट प्रश्न है बीपीएससी का, तो हम क्या कहेंगे, सिद्धू और कान्हू ने इसका किया था। निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था, तो निम्न में से संथाल विद्रोह 1855 और 1856 के बीच हुआ। यह बीपीएससी 2016 का प्रश्न है। अब देखिए संथाल विद्रोह से ही जुड़े हुए कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अब अगला, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे, तो सिद्धू एवं कान्हू संथाल विद्रोह के नेता थे। अगला, संथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन द्वारा कौन से उपाय किए गए। संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्रों का सृजन किया गया, तो संथाल परगना नामक एक पृथक जिले की स्थापना की गई। किसी संथाल का गैर संथाल को भूमि अंतरण करना गैर कानूनी घोषित कर दिया गया, तो बिल्कुल गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। इसके लिए संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम बनाया गया और उसमें यह प्रावधान किया गया। तो पूछा जा रहा है कौन सही है, तो हम कहेंगे 1 और 2 यानी सी हमारा उत्तर है और ये आईएएस का प्रश्न है।
निम्नांकित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? भील, कोल, रंपा, संथाल विद्रोह। तो निम्नलिखित में से भील विद्रोह हुआ महाराष्ट्र में, ठीक है, ये हमारा उत्तर है। अगला, मेवाड़, बांगड़ और पास के क्षेत्रों के भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? अब ये भी आरएस का प्रश्न है, बिल्कुल स्थानीय नेचर का प्रश्न है, और हमारा उत्तर है लसोड़िया आंदोलन से जुड़े हुए हैं गोविंद गिरी। 34 का जो हमारा उत्तर है वो है बी, ठीक है, गोविंद गिरी। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? संथाल, कच्छा नाग, कोल, बिरसा मुंडा। तो उलगुलान का मतलब होता है महान विद्रोह या महान हलचल, ठीक है। और जितने भी जनजातीय विद्रोह रहे, आदिवासी विद्रोह रहे, उनमें सबसे सशक्त विद्रोह हम मानते हैं मुंडा विद्रोह को, और मुंडा विद्रोह हुआ 1899 से 1900 के बीच बिरसा मुंडा के नेतृत्व में। बिरसा मुंडा को धरती आबा यानी जगत पिता कह करके पुकारा गया, और इन्होंने स्वयं को कहा कि मैं भगवान का दूत हूं, ठीक है। तो बिरसा मुंडा, उलगुलान विद्रोह, तो वही महान विद्रोह, महान हलचल के नाम से जाना गया, ठीक है। तो ये बिरसा मुंडा, ठीक है, मुंडा विद्रोह की बात हो रही है। अगला, भारतीय इतिहास के संदर्भ में, अब ये आईएएस प्री का प्रश्न है, लेटेस्ट है। उलगुलान अथवा महान उपद्रव निम्नलिखित में किस घटना का विवरण था? तो निश्चित रूप से 1899 और 1900 के बिरसा मुंडा विद्रोह का विवरण ये था। अगला, जिस आदिवासी नेता को जगत पिता यानी धरती आबा कहा जाता था वह था, तो जगत पिता कहा गया बिरसा मुंडा को, डी हमारा उत्तर है। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो मुंडा विद्रोह के नेता थे बिरसा मुंडा, ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया, तो मुंडाओं ने कब विद्रोह खड़ा किया? 1885 में, 88 में, 90 में, 1895 में। तो 1899 से 1900 ये कालखंड हम मुंडा विद्रोह का मानते हैं। इसमें से किसी में भी ये नहीं दिया गया है, तो हम क्या कहेंगे कि इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, यानी ये प्रश्न ही गलत है। अगला, बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? चंपारण था, रांची था, बलिया था, अलीपुर था। तो बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र था रांची से लेकर भागलपुर तक, ठीक है। तो ये बी हमारा उत्तर है। अब जो है मुंडा विद्रोह की हम बात करते हैं। मुंडा विद्रोह को समझने से पहले कुछ जनजातीय टर्मिनोलॉजी है जिनको हमें समझना चाहिए, ठीक है। पहला, खूंट कटीदार, यानी जंगल को साफ करके खेती करने वालों को खूंट कटीदार कहते हैं। बेथ बेगारी एक शब्द था। बेथ बेगारी का मतलब बंधुआ मजदूरी। सारना ये पवित्र स्थल है, देवी का स्थल है। रैयत, रैयत कौन है? तो कृषि मजदूर है, उसे रैयत कहा गया। मुल्कई लड़ाई, तो मुल्कई लड़ाई का मतलब बंधुआ मजदूर और ठेकेदारों के बीच लड़ाई को मुल्कई लड़ाई कहा गया। उलगुलान विद्रोह यानी महान हलचल या महान विद्रोह। दिक्कू विदेशी तत्व जो मुंडा समाज में घुसपैठ कर रहा है। विदेशी तत्व का मतलब यहाँ केवल अंग्रेजों से नहीं है, बल्कि सभी से है जो गैर जनजाति हैं, ठीक है। तो छोटा नागपुर क्षेत्र में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मुंडा विद्रोह सर्वाधिक चर्चित जनजातीय विद्रोह था। तो क्यों हुआ ये? तो मुंडाओं की पारंपरिक भूमि व्यवस्था, खूंट कटी का जमींदारी या व्यक्तिगत भूमि स्वामित्व वाली भूमि व्यवस्था में परिवर्तन के विरुद्ध। तो मुंडा का काम क्या था कि इन्होंने खेत बनाए थे, काट काट के, जंगल साफ कर करके, ठीक है, और उसमें फिर परिवर्तन हो गया, ठीक है। तो इन्होंने विद्रोह किया। मुंडा लोग उनके समाज में ईसाई मिशनरियों के घुसपैठ से भी नाराज थे। तो ईसाई मिशनरियां तो जनजातीय क्षेत्रों में आप वर्तमान में देख रहे हैं कितनी मजबूती से, जहां आप जाने की कल्पना नहीं कर सकते वहां ईसाई मिशनरियां पहुंच गई हैं, और वो सबको यीशु का संदेश बांट रहे हैं कि भाई सबसे अच्छा धर्म तो यही है, कहाँ भटके हुए यहाँ आ जाओ। तो ईसाई मिशनरियों के घुसपैठ से भी ये परेशान थे। तो अब कैसे एक क्रमिक तरीके से ये सारी चीजें हुई उसको समझ लीजिए, ठीक है। हमने 1895 लिखा था, वो इसलिए लिखा था कि 1895 में बिरसा मुंडा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया, और उसने ये घोषित किया कि मुझे छूने से सभी रोग दूर हो जाते हैं, ठीक है। फिर बिरसा मुंडा ने ये घोषित किया
कि दिक्कुओं से हमारी लड़ाई होगी, दिक्कु यानी बाहरी तत्वों से हमारी लड़ाई होगी और उनके खून से जमीन इस तरह लाल होगी जैसे कि लाल झंडा लाल होता है। तो अब यहां से विद्रोह हुआ 1899 ईस्वी को क्रिसमस की पूर्व संध्या पर, माने अगले दिन क्रिसमस था, मुंडा जाति के शासन को स्थापित करने के लिए विद्रोह की घोषणा की गई। इस विद्रोह में मुंडा महिलाओं की भूमिका भी महत्वपूर्ण थी। फरवरी 1900 ईस्वी में बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर रांची जेल में डाल दिया गया, जहां जून 1900 ईस्वी में उनकी मृत्यु हैजे के कारण हो गई। बिरसा मुंडा को धरती आबा यानी जगत पिता के नाम से भी जाना जाता है। अगला, जातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। महात्मा गांधी ने, ठक्कर बापा ने, ज्योतिबा फुले ने, बी.आर. अम्बेडकर ने। तो जनजातीय लोगों को आदिवासी कह करके पुकारा ठक्कर बापा ने। ठक्कर बापा कौन थे? तो जो गांधी जी द्वारा हरिजन सेवक संघ की स्थापना की गई थी उसके ये महासचिव थे, और हरिजन पदयात्रा जो महात्मा गांधी ने किया था उसमें गांधी जी के साथ ये थे। लेकिन इस टर्मिनोलॉजी को थोड़ा समझ लीजिए, आदिवासी जब इस शब्द का प्रयोग किया जाने लगा तो इससे एक मामला ये उभरा कि कुछ लोग इस देश में रहने वाले आदिवासी हैं, यानी प्राचीन समय से वो रहते हैं, यानी वो प्राचीन वासी हैं, और कुछ लोग जो है नवीन हैं। तो उसी आदिवासी टर्मिनोलॉजी को लेकर के कुछ लोगों ने कहा कि हम इस देश के मूल निवासी हैं और बहुत सारे लोग इस देश में बाहर से आए हैं। ठीक है, तो शब्दों से कैसे होता है। अब जैसे जो भी जनजातियां हैं वो लगभग पहाड़ों में जंगलों में रहती थी, तो इनके लिए पहले वनवासी इस शब्द का प्रयोग होता था, यानी वनों में रहने वाले वनवासी। और अब क्या कहा गया इनको? ठक्कर बप्पा ने कह दिया कि ये कौन है? ये आदिवासी हैं। आदिवासी हैं इसका मतलब है सबसे प्राचीन समय से ये रह रहे हैं, ये आदिवासी हैं और प्राचीन समय से रह रहे हैं। तो अब उसका इंटरप्रिटेशन कुछ लोगों ने किया कि यही तो मूल निवासी हैं, बाकी तो बाहर से आए हैं। ठीक है, तो अब देखिए कैसे जो है एक नाम से इस तरह का विवाद खड़ा हो जाता है। भारत में 19वीं शताब्दी के जनजातीय विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व ने साझा कारण मुहैया किया? भू राजस्व की नई प्रणाली का लागू होना और जनजातीय उत्पादों पर कर लगाया जाना। तो निश्चित रूप से ये तो था ही। जनजातीय क्षेत्रों में विदेशी धर्म प्रचारकों का प्रभाव, तो निश्चित रूप से धर्म प्रचारकों से परेशान थे जनजाति के लोग। जनजातीय क्षेत्रों में बिचौलियों के रूप में बड़ी संख्या में महाजनों, व्यापारियों और लगान के ठेकेदारों का बढ़ना, निश्चित रूप से यह भी था। जनजातीय समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण। अब इसमें देखिए ध्यान दीजिए, है तो सभी सही लेकिन पूछा तो जा रहा है कि कोई एक चुनिए, तो निश्चित रूप से डी होगा हमारा उत्तर। जनजातीय समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण यही साझा कारण था। खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ? 1874, 60, 65, 70। तो खैरवार आदिवासी आंदोलन 1874 में हुआ। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, संभलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों का नेता निम्नलिखित में से कौन था? उदित राज, उतीरथ सिंह, सुरेंद्र साई, कटोबोमन, सैयद अहमद बरेली। तो संभलपुर की गद्दी के उत्तराधिकारी सुरेंद्र शाही ने कई बार विद्रोह करने का काम किया। 44 का जो हमारा उत्तर है वो है बी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो नील विद्रोह, संथाल विद्रोह, दक्कन दंगे, सिपाही विद्रोह। चलिए करते हैं। नील विद्रोह तो हो गया 1857 की क्रांति के 2 साल बाद। संथाल विद्रोह 1857 की क्रांति के 2 साल पहले हो गया। सिपाही विद्रोह यानी 1857 की क्रांति हुई 1857 में, और दक्कन दंगे ये हुआ 1875 में। तो ऐसे में अगर हम देखें तो पूछा जा रहा है कि इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले तो संथाल विद्रोह हुआ, तो 2 तो मान लीजिए सी और डी में है। संथाल विद्रोह के बाद क्या हुआ? तो 1857 की क्रांति हुई यानी 4। अच्छा, इसके बाद नील विद्रोह हुआ 1,
और उसके बाद 3 हुआ दक्कन दंगे। ठीक है, तो 2 4 1 3 यानी 45 का हमारा उत्तर है डी। अगला, निम्नलिखित लोकप्रिय आंदोलन 1857 के पश्चात हुए, ये पूछा जा रहा है 1857 के पश्चात निम्नलिखित लोकप्रिय आंदोलन हुए, कौन कौन सा हुआ? तो देखिए ये तो पहले ही हो गया ना, 1855-56 में संथाल विद्रोह, नील क्रांति 59-60 में हो गई, तो ये बाद में हुआ। बिरसा मुंडा 1899 1900 और दक्कन कृषक दंगे 1875। तो हम क्या कहेंगे, संथाल विद्रोह को छोड़ के 2 3 4, एक को छोड़ देना है, 2 3 4, 2 3 4 हमको कहां दिख रहा है, 2 3 4 हमको बी में दिख रहा है, तो यह बी हमारा उत्तर होगा। अगला, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो इस तरह के टॉपिक्स में सुमेलित का प्रश्न बहुत आता है, आइए देखते हैं। तो मोपला विद्रोह हुआ केरल में मोपला विद्रोह हुआ 1921 में, जब भारत में खिलाफत और असहयोग आंदोलन चल रहा था। उस समय मुदलियार के नेतृत्व में बहुत सशक्त विद्रोह हुआ 1921 में मोपलाओं का। ठीक है, हालांकि मोपलाओं का विद्रोह 1921 से पहले भी कई बार हो चुका था। तो ए का 1 है, तो ए का 1 हमें कहां कहां दिख रहा है, तो हमें दिख रहा है ए में भी और सी में भी, बी और डी में नहीं होगा। पाबना विद्रोह हुआ बंगाल में, तो बी का 3, तो बी का 3 हमें कहां दिख रहा है, तो बी का 3 हमें केवल और केवल ए में दिख रहा है। ठीक है, एका आंदोलन ये अवध में हुआ, एका आंदोलन। ठीक है, तो सी का 4 और बिरसा मुंडा का विद्रोह बिहार यहां पे दिया हुआ है, चूंकि पुराना प्रश्न है, वर्तमान में ये झारखंड है। तो 47 का जो हमारा उत्तर है वो है ए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। 1921 का मोपला विद्रोह कहां हुआ था? तो 1921 का मोपला विद्रोह हुआ था केरल में। आइए अब मोपला विद्रोह को हम लोग डिस्कस कर लिया जाए। देखिए, मोपला विद्रोह को अब जिस तरीके से परिभाषित किया गया हमारे किताबों में, लेकिन अब धीरे धीरे फैक्ट्स बहुत सारे आ गए हैं कि बहुत सारा बात छुपाया गया था। ये एक सांप्रदायिक जो विरोध या आंदोलन, इसको क्या कहा जाए, इसमें हजारों हिंदुओं को जो है मारा गया, स्त्रियों के साथ जो है व्यभिचार किया गया और बहुत जो है स्थिति खराब कर दी गई। ठीक है, तो पहले तो जान लीजिए कि मोपला कौन थे। तो केरल के मालाबार तट पर निवास करने वाले मोपला अरबी एवं मलयाली मुसलमान थे। तो अरब से भी आए थे और यहाँ के मुसलमान हो गए थे हिंदू। अब इसमें यही सब लिखा रहता है, जिनमें अधिकतर गरीब थे और खेती या छोटे मोटे व्यवसाय करते थे। तो इस क्षेत्र में महाजन और जमींदार हिंदू थे, जबकि किसान मोपला थे, मुस्लिम थे। तो 1836 से 1854 के बीच इस क्षेत्र में कुल 22 विद्रोह हुए, जिसमें जमींदारों की संपत्ति को लूटा गया और हिंदू मंदिरों को भी नष्ट कर दिया गया। देखिए, तो ये सीधे सीधे जो है खिलाफत में, तो ये हिंदू मुस्लिम दंगा आप समझ लीजिए, जिसमें कि मुस्लिम बढ़त में रहे और खूब हिंदुओं को काटा गया। 1921 में खिलाफत नेता मुदलियार के नेतृत्व में अंग्रेजों और जमींदारों के विरुद्ध मोपला विद्रोह पुनः भड़का। खिलाफत और असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता शौकत अली, गांधी जी और मौलाना आजाद ने मोपला विद्रोह का क्या किया, समर्थन किया। अभी मोपला विद्रोह से जुड़े हुए तथ्य आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कोई आंदोलन और कोई विरोध नहीं था, ये बिल्कुल जो है दंगा था। ठीक है, तो सूची 1 आंदोलन है, सूची 2 में वर्ष है। तो पाबना आंदोलन 1873 से लेकर 76 तक मजबूती से चला। उसके बाद तो फिर ये जो है एक प्रकार से अदालती कार्रवाई के रूप में ही बढ़ा, लेकिन ठीक है 85 लिखा हुआ है। ए का आंदोलन 1922 में हुआ। तो ए का 2 और बी का 3, ए का 2 और बी का 3। ठीक है, और संथाल विद्रोह 1855-56, सी का 1 और ताना भगत 1914। ठीक है, डी का 4। तो यही बी हमारा उत्तर है, 49 का उत्तर है बी। पाबना विद्रोह की बात कर लें तो देखिए, मैंने बताया आपको 1873 और 76 तक ये चला। 85 का प्रयोग क्यों किया गया, क्योंकि 85 में इस आंदोलन को जीत मिली। 1885 ईस्वी में पारित बंगाल काश्तकारी कानून द्वारा किसानों के हितों का संरक्षण किया गया, तो इसलिए 85 वहां पर, लेकिन ये मूल 1873 से 76 था। ठीक है, कहां हुआ, तो बंगाल के पाबना जिले में हुआ।
तो 1873 ईस्वी में पाबना जिले के यूसुफ शाही परगने में एक किसान संघ का गठन किया गया। यह आंदोलन मूलतः एक अहिंसक आंदोलन था जिसका जोर कानूनी तरीके से अपनी मांगे मनवाने का था। बंकिम चंद्र चटर्जी, आरसी दत्त आदि बंगाल के बुद्धिजीवियों ने आंदोलनकारियों का पूरा समर्थन किया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस तथा द्वारकानाथ गांगुली ने इंडियन एसोसिएशन के मंच से आंदोलनकारियों के मांगों का समर्थन किया। ठीक है, इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे ईशान चंद्र राय, केशव चंद्र राय और शंभुनाथ पाल। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एका आंदोलन का प्रारंभ किया गया था महाराष्ट्र के किसानों द्वारा, बंगाल के किसानों द्वारा, पंजाब के किसानों के द्वारा, तो उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी एवं अन्य स्थानों के किसानों के द्वारा। आइए एका आंदोलन पर बात करें तो अवध का किसान आंदोलन 1921 के अंत और 1922 के प्रारंभ में हरदोई, बहराइच, सुल्तानपुर, बाराबंकी और सीतापुर में एका आंदोलन के रूप में चला। ठीक है, इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे मदारी पासी और सहरीब। ठीक है, मदारी पासी और सहरीब। इस आंदोलन का प्रमुख कारण अत्यधिक लगान, गैर कानूनी रूप से खेत छीनना आदि था। इस आंदोलन में छोटे जमींदारों ने भी भाग लिया, जो इस आंदोलन की मुख्य विशेषता थी। फिर से सुमेलन का प्रश्न आ गया है। आरओ यारो री एग्जाम 2016 का प्रश्न है और आरओ यारो के प्रश्न जो है कठिन ही होते हैं, तो उसी तरह से यह भी कठिन है। तो रंपा विद्रोह हुआ 1879-80 में। पाबना किसान विद्रोह हुआ 1873 से 76 में। तो ए का 2 और बी का 4, ए का 2 तो हमें दिख रहा है, बी का 4 हमें यहां दिख रहा है। ठीक है, तो ए का 2, बी का 4। बंगाल नील विद्रोह 1859-60, सी का 1 और जयंतिया विद्रोह 1860-63, डी का 3। तो यही बी हमारा उत्तर है। अगला 1921 का मोपला विद्रोह कहां हुआ था? कश्मीर में, केरल में। तो केरल मालाबार में 1921 का मोपला विद्रोह हुआ था, अभी हमने देखा। फिर से सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। बैरकपुर विद्रोह, बहरामपुर विद्रोह, संथाल विद्रोह और बेल्लोर विद्रोह। ठीक है, तो बैरकपुर का विद्रोह हुआ 1824 में नवंबर में। तो ए का 2 हमें ए में भी दिख रहा है, बी में भी दिख रहा है। बहरामपुर का विद्रोह हुआ फरवरी 1857 में। वही कारतूस का मुद्दा लेकर के पहले जो हुआ वो बहरामपुर में हुआ। फिर मंगल पांडे ने कहा किया? बैरकपुर में किया। ठीक है, तो वही फरवरी 1857। संथाल विद्रोह 1855-56 और बेल्लोर का सिपाही विद्रोह जुलाई 1806। तो ए का 2, बी का 4, ए का 2, बी का 4, सी का 3 और बेल्लोर डी का 1। ठीक है, तो यही बी 1 हमारा उत्तर है। अगला फिर से सूची का प्रश्न आ गया। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ये भी आरओ प्री 2017 का प्रश्न है। तो अहोम विद्रोह हुआ 1828 में। कोल विद्रोह हुआ 1831-32 में। संथाल विद्रोह हुआ 1855-56 में और मोपला विद्रोह हुआ 1921 में। तो ऐसे में हम देखें तो ए का 2, बी का 4, ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3। ठीक है, तो यही ए हमारा उत्तर है 54 का भी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? यह पूछा जा रहा है, सुमेलित नहीं है। तो मुंडा बिरसा, संथाल कान्हू, अहोम गोमधर कुंवर और नायक ताना भगत, यही सही सुमेलित नहीं है। जतरा भगत और बलराम भगत ताना भगत आंदोलन से जुड़े हुए थे, डी हमारा उत्तर है। ताना भगत आंदोलन जतरा उरांव ने किस वर्ष प्रारंभ किया? 1919, 1917। तो ये 1914 में हुआ। ठीक है, तो 56 का जो हमारा उत्तर है वो है सी। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न पे आते हैं। 19वीं सदी के कृषक विद्रोहों को उनसे संबद्ध क्षेत्रों के साथ सुमेलित कीजिए। यूपी पीसीएस प्री का प्रश्न है। तो कुकी और कुका ये दो अलग अलग विद्रोह हैं। कुकी विद्रोह त्रिपुरा और मणिपुर में हुआ, कुका विद्रोह पंजाब में हुआ। ठीक है, तो ए का 4,
ए का 4 तो 3 जगह दिख रहा है, बी का 1, बी का 1 हमें कहाँ दिख रहा है, तो बी का 1 भी हमें 2 जगह दिख रहा है। तो पाबना कृषक विद्रोह ये बंगाल में हुआ, यानी सी का 2 हमें यहां दिख रहा है डी में। और बिरसा मुंडा विद्रोह ये बिहार वर्तमान झारखंड, डी का 3 और बी का 1 और ए का 4। ठीक है, यही डी हमारा उत्तर है। अगला, भूमिज विद्रोह का नेता कौन था? भागीरथ, दुबिया गोसाई, जतरा भगत, गंगा नारायण। तो भूमिज विद्रोह के नेता थे गंगा नारायण। भूमिज विद्रोह मानभूम क्षेत्र में हुआ 1832 और 33 के बीच। डी हमारा उत्तर है गंगा नारायण। अगला प्रश्न, तेभागा आंदोलन 1946 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। मुस्लिम लीग के नेतृत्व में, किसान सभा के नेतृत्व में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, श्रमिक संघ के नेतृत्व में। तो तेभागा आंदोलन 1946 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। यह 1946 से 47 तक चला। किसान सभा के नेतृत्व में तेभागा आंदोलन प्रारंभ हुआ। अब तेभागा आंदोलन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को हम देख लें तो यह 20वीं सदी के मध्य में हुआ। यह आंदोलन बंगाल का सर्वाधिक सशक्त आंदोलन था। इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे कंपा राम सिंह और भवन सिंह। इस आंदोलन में बटाईदार किसानों ने फसल का 2/3 हिस्सा, ठीक है, बटाई पर दिया जाता है ना, तो उसमें यह होता था कि जिसकी जमीन होगी उसको मिलेगा 2 हिस्सा और जो खेती करेगा उसको मिलेगा 1 हिस्सा। तो इसको बदल करके ये कहा गया कि जो खेती करेगा उसे 2/3 हिस्सा खुद अपने पास रखने और केवल 1/3 हिस्सा जमींदारों को देने की घोषणा की गई कि जमींदारों को 1/3 दिया जाएगा, अपने 2/3 रखा जाएगा। जबकि होता इसके उल्टा था, जमींदार को 2/3 या उसको आधा और जो खेती करता था उसको आधा मिलता था। तो अब कहा गया कि नहीं, 2/3 हम अपने पास रखेंगे, 1/3 आपको देंगे। इसीलिए कहा गया 1/3 चाहिए। ठीक है, तो तेभागा इसीलिए इसका आंदोलन है कि 3 भाग में से 2 भाग हमें मिलेगा। तेभागा आंदोलन कहा गया। इस आंदोलनों में किसानों का क्या नारा था? तिभागा चाहिए। ठीक है, तिभागा चाहिए, हमें 2/3 भाग चाहिए। 1949 में बंगाल सरकार ने बर्गदार अधिनियम, शेयर ट्रैपर एक्ट के माध्यम से किसानों की अधिकांश मांगों को मान लिया आजादी के बाद। महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता थे अलूरी सीताराम राजू, जोडानाग, झापकर बापा, रानी गायदिनलू। तो जोडानाग, जदोनाग, जो कि एक नागा नेता थे, वो प्रथम आदिवासी नेता थे जो महात्मा गांधी के विचारों से सहमत हुए। और इन्हीं की शिष्या थी, जो प्रमुख नाम आप जानते हैं, रानी गायदिनलू। ठीक है, इनसे जुड़ा हुआ प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। बी हमारा उत्तर है। अगला, इनमें से वह प्रथम नेता कौन था जिसने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया? बीपी बालिया, लाला लाजपत राय, एन.एम. लोखंडे। तो एन.एम. लोखंडे का नाम, पूरा नाम था इनका नारायण मेघाजी लोखंडे। कपड़ा मिल के से जुड़े हुए मजदूरों के हित में इन्होंने काफी काम किया। तो सी हमारा उत्तर है। इस प्रकार से भारत के प्रमुख विद्रोहों से जुड़े हुए 61 प्रश्नों को हमने डिस्कस किया। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा। मिलता हूं इसी तरह के अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।